मैं आपका अपनी विशेष भूमिका से स्वागत करना चाहता हूं और वो विशेष भूमिका है, मैं करनाल से विधायक हूं। करनाल के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे प्रदेश से आए हुए सप्तऋषियों के वंशज का मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल ड्रेन जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां हैं, लेकिन पहले सरकार के जो नियम थे उसके कारण से केवल 9.5 लाख परिवार उसमें आते थे। हमने उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाकर अब उसके अंदर 28,89,000 परिवारों को उसमें शामिल किया है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और जब हर प्रकार के लाभ की बात आती है तो गरीब कौन है कौन नहीं है, इसका जैसे उल्लेख हो रहा था कि हमारा बोर्ड उसका एक प्रकार से पहचान करेगा। अब वो जमाना अलग हो गया, क्योंकि आज आईटी के माध्यम से हम सब घर घर की जानकारी रखते हैं। आज हमको पता है किस जाति में किस आय के कितने लोग हैं। आय के हिसाब से, भैया ढोल बंद कराओ जरा, तो ये आय के हिसाब से, गरीबी तो आय के हिसाब से ही होती है। तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा। उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी। उनको इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बीमा है, केंद्र सरकार ने तो 15 लाख लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14 लाख परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो
पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं, उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक विषय आया है कि किसी एक संस्था का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए, तो हमने तय किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 बीएमएस की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं, ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर एमएस और एमडी की मांग है, 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 एमएस एमडी की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का एमएस और एमडी का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। और ऐसा ही एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। हमने अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं, उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2 लाख से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी। ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है, और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी मैंने बनाई है, जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, PHCs, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई, प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी पर, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे, ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। अब EPPG का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी, नाम दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPPG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी,
नाम सिलेक्ट हो गए थे उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे। लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए ईडब्ल्यूएस के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो ईपीवीजी के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है, हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। तो एक जो विषय रह गया है जिसके बारे में अभी नीचे से आवाज उठ रही थी, और वो विषय है दौड़ीदार। मुझे पता है ये भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये जब दौड़ीदार का कानून बना था उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब ये कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसके अंदर कई बातें आई। हमने एक अमेंडमेंट उसमें किया था कि कोर्ट का जो रास्ता साफ कर दें। अब जो साफ हो गया है वो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक प्राइवेट जमीन जो लोगों ने अपने पंडितों को दौड़ीदार, भोंडीदार, जो भी कुछ नाम रखे हैं, उनको दी हुई है। एक है जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है या नगर पालिकाओं की जमीन है, वो भी उन्होंने दे दी। अब जो एक्ट बना करके केंद्र की भी मोहर उस पर लग गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हो गया है कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दौड़ीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। जहां तक सरकारी जमीन की बात है, सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए, लेकिन जहां तक बहुत जिन्होंने धंधे व्यवसाय करने हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें वो लेकर के कुछ ने बेच भी दी हैं, कुछ ने बेचने का काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा कठिनाई आएगी। और मैं समझता हूं समाज सब बातों को समझता है। कुछ लोगों का तो लालच है, कुछ को अपना घर और अपने परिवार का गुजारा भत्ता करना, गुजारे भत्ते और जो मकान के लिए वो सारी जमीनें छूटेंगी। लेकिन जो बेच करके करोड़ों रुपए का लालच करते हैं वो पहले ही कोर्ट ने बंद किया है, उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर एक निर्णय किया है। जहां तक करनाल की स्थानीय योजनाएं हैं, जैसा मैंने बताया है, अभी एक चौक का नाम फुआरा चौक, जो भाई मतीदास सतीदास छिपड़ चौक, वो हमने रख दिया है। एक जमीन का विषय आया है कि इनको कोई धर्मशाला के लिए जमीन, तो इसमें भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 एकड़ का ये प्लॉट, और केवल करनाल में नहीं, और भी जगह पर जहां जहां जरूरत होगी धर्मशाला के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो नियम पॉलिसी है उसके हिसाब से ये प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। एक हमने कहा है कि कोई शहर के अंदर बड़ा कोई पार्क यदि हमको मिलेगा, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहां के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहां करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है,
वो नहीं मिलता है, तो यहाँ हमारे सुरेंद्र बड़ोता जी और बाकी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके जिन जिनको नहीं मिला है उनकी लिस्ट मुझे तो क्या देंगे, अपने आप वो इकट्ठा करके और उसमें बांट लेंगे 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए, और ये भी घोषित किया जाता है। बात 21 लाख की कही थी, उन्होंने कहा 31 कर दो, हमने कहा 31 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये स्थानीय कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं ये मैंने की है, और जो बातें आप लोगों ने बताई उसके आधार पर जितनी रमेश कौशिक जी ने एक बात कही थी कि जो काम होने वाले हैं मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन जो नहीं होने वाले हैं कभी झूठ बोलने का काम मैंने किया नहीं। रास्ता निकालने के लिए समय लग सकता है, लेकिन कोई चीज नहीं होने वाली है तो उसके लिए घोषणा करना ये उचित नहीं होता, वरना एक बार घोषणा होने के बाद फिर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं सब लोग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सब बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, और मैं समझता हूं समाज की चिंता, देश की चिंता, प्रदेश की चिंता आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। जो काम आप सब करते हैं वो सरकार करती है, जो सरकार करती है वो आप सब करते हैं, और मिलकर के एक साथ हाथ से हाथ मिला करके और एक तालमेल बैठा के आपस में चले। इस नाते से जो जो डिमांड्स हमारे नेताओं ने, सांसदों ने, चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, चाहे सांसदों में संजय भाटिया जी हैं, हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, डीपी वत्स जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, या अभी जो हमारे साथ जुड़ गए इंडिपेंडेंट इस नाते से बन रही, वो सांसद बने होंगे लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हमने भी उनको सांसद बनाने में सहयोग किया। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं जैसी जैसी उन्होंने सजेशन दिए वो सारे सजेशन के हिसाब से हमने ये सब मांगे मान ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।